हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास का ही पहला चैप्टर जो आपका चल रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 2 लेके आए हैं। जो पार्ट 2 देख रहे हैं उन स्टूडेंटों से गुजारिश है कि आप पार्ट 1 पहले देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। हमने केमिकल रिएक्शन के विषय में पार्ट 1 में बताया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या है और केमिकल रिएक्शंस किस तरह से लिखे जाते हैं, कैसे होते हैं। अब हम उसी के टाइप्स पर चल रहे हैं। केमिकल रिएक्शन को दो तरीके से हम लोग दिखाते हैं। एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? हमने पहले बताया था, कोई रिएक्शन लिखते हैं तो उस रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक तीर से पहले वाला पार्ट, एक तीर के बाद वाला पार्ट। तीर से पहले जो पार्ट लिखते हैं उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, यानी जो कम्बिनेशन करता है, जो पार्ट आपस में कंबाइन करता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट। यानी तीर से पहले जो होता है वो रिएक्टेंट होता है। उसके बाद आपस में रिएक्ट करके तीर के उस पार जो बनता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। जैसे मैग्नीशियम रिएक्टेंट है, और ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट है, लेकिन दोनों आपस में रिएक्ट करके जो MgO बनाया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो समझ में आया रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ टोटल रिएक्टेंट पर एटम और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ टोटल एटम्स इन प्रोडक्ट साइड दोनों इक्वल हो जाए उसको, तो हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तीर के पहले जो भी एटम लिए हैं उसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स और तीर के बाद जो भी एटम्स लिए हैं उसके टोटल एटम्स अगर दोनों आपस में इक्वल हैं तो हम कहते हैं ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। देखिए, हमने डिफिनेशन में लिखा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। क्या लिखा है डिफिनेशन? द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, मैं जो भी एलिमेंट लिया उसका डिफरेंट एलिमेंट, जो जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन तो दोनों डिफरेंट एलिमेंट है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। कहता है कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन द बोथ साइड्स आर इक्वल, माने रिएक्टेंट के पहले और प्रोडक्ट के पहले दोनों साइड का अगर नंबर ऑफ एटम्स आपस में बराबर है तो उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। दिस इक्वेशन इज आल्सो मेंशन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है उसमें हम सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट भी दिखाते हैं कि वो लिक्विड स्टेट में है कि सॉलिड स्टेट में है कि गैसियस स्टेट में है, उसको भी दिखाते हैं। जैसे लिक्विड स्टेट में है तो स्मॉल l लिख के दिखाते हैं, सॉलिड स्टेट में है तो स्मॉल s लिख के दिखाते हैं, गैसियस स्टेट में है तो स्मॉल g लिख के दिखाते हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ रिएक्शन देखिए, मैग्नीशियम O2 MgO बन रहा है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? MgO बनाया। ये रिएक्शन है, लेकिन इसमें क्या है? रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, तो कैसे बैलेंस कीजिएगा? अब यहाँ देखिए, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन का कितना एटम है? 2 एटम है, और मैग्नीशियम का 1 एटम है। यहाँ मैग्नीशियम का 1 एटम है, या ऑक्सीजन का 2, यहाँ भी ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो ये 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ क्या कीजिए? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो गया। अब 2 मैग्नीशियम हो गया, तो 2 मैग्नीशियम को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो मल्टीप्लाई करके 2 Mg लिखे, O2 फिर 2 MgO लिख दिए। और देखिए, मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में है, O2 गैसियस स्टेट में है, MgO भी सॉलिड स्टेट में है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी दिखा दिए। अब टोटल एटम्स रिएक्टेंट के पहले मैग्नीशियम का 2, प्रोडक्ट का भी 2 है। अब रिएक्टेंट के पहले ऑक्सीजन का 2 एटम, प्रोडक्ट के बाद भी ऑक्सीजन का कितना एटम है? 2 एटम है। यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फ्रॉम रिएक्टेंट आफ्टर द प्रोडक्ट इक्वल हो गया, तो इसी को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया ना? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है, बस सिंपल सा चीज है, रिएक्टेंट के टोटल नंबर ऑफ एटम्स बराबर कर दीजिए प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ एटम्स के, तो इसी को कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब ये बराबर करने के लिए तरीका क्या है? बराबर करने का कोई फिक्स तरीका नहीं है। बराबर करने का हम लोग अंदाज से देखते हैं, मतलब हीट एंड ट्रायल मेथड। एक नाम दिया गया है हीट एंड ट्रायल, मतलब हीट कीजिए और ट्रायल कीजिए, मतलब नंबर लगाइए और फिर देखिए कि क्या आपस में इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर दूसरा नंबर लिखिए, फिर तीसरा नंबर लिखिए। इस तरह से अंदाज लगा के हम नंबर लिखते हैं, इसलिए इस मेथड का नाम ही पड़ गया हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हायर क्लास में पढ़िएगा तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के और भी कई मेथड है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड से बैलेंस करते हैं 11th क्लास में, और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करते हैं, लेकिन 10th क्लास के सिलेबस में हीट एंड ट्रायल मेथड है। हीट एंड ट्रायल का मतलब हुआ, आप एटम देखिए कि कितना एटम यहाँ मौजूद है, कितना एटम यहाँ मौजूद है, दोनों में आप नंबर, यहाँ पर नंबर लगाना है। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, नंबर हमेशा यहाँ लगाया जाता है, यहाँ लगाया जाता है, यहाँ लगाया जाता है, यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते। यानी केमिकल फार्मूला आप चेंज नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं? सब्सटेंस के आगे में नंबर लगा सकते हैं, और उस तरह से आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। जो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा उसमें ये तीर ना लगा के फिर ऐसा लगा दीजिएगा, इक्वल का सिंबल लगा दीजिएगा, तो यही एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है,
ऐसे हीट एंड ट्रायल मेथड का जो प्रैक्टिस है वो आप प्रैक्टिस करके आप थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाइएगा। जैसे अगर 10, 20, 50 एग्जाम्पल बनाइएगा तो धीरे धीरे आपको अंदाज मिल जाएगा एटम को रिएक्टेंट को कैसे बैलेंस करते हैं, एटम्स नंबर ऑफ एटम्स कैसे हम इक्वल करते हैं दोनों साइड का, उसको आपको बैलेंसिंग आ जाएगा हीट एंड ट्रायल मेथड में। तो एक आध एग्जाम्पल हम टेक्निक बता दिए हैं, उस टेक्निक से देखिए आप बैलेंस कर लीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, एक हम तरीका लिख रहे हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। पहले तो हमने नाम दे दिया है किस तरीका से बैलेंस करते हैं। केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। किस मेथड से बैलेंस करते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड कोई मेथड जो है इसमें कोई नियम नहीं है हीट एंड ट्रायल मेथड में। हीट एंड ट्रायल मेथड में बस इतना ही नियम है कि कोई सब्सटेंस दिया हुआ है तो उसमें आप अपने अंदाज से देखिए कि यहाँ पर कौन कितना नंबर लगेगा, फिर प्रोडक्ट में भी देखिए कितना नंबर लगेगा, अंदाज लगाइए, अंदाज लगा के अपने हिसाब से दोनों साइड नंबर लिखिए। यही है हीट एंड ट्रायल मेथड, यानी इसका कोई फिक्सेशन, कोई टेक्निक नहीं है, कोई रूल नहीं है। जो हम नीचे आपको एक तरीका एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, इसको आप समझिए एग्जाम्पल को कैसे हम बैलेंस करते हैं, और तरीका अगर समझ गए तो ये एक तरीका से आप कई रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा और धीरे धीरे आप भी इस क्षेत्र में महारत हासिल कर लीजिएगा, मेरा विश्वास है। अब देखिए हम एक इक्वेशन लिए हैं Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2 गैस बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, आयरन को हमने जल में डाला तो कंपाउंड क्या बना? Fe3O4 बना प्लस H2 बना। अब इस रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए हीट कहाँ से करेंगे, ट्रायल कहाँ से करेंगे, दिमाग कैसे लगाएंगे। हम यहाँ देखेंगे Fe कितने एटम है, Fe का यहाँ एक एटम है, यहाँ Fe का कितना एटम है? 3 एटम है। अब भाई यहाँ एक एटम है, यहाँ 3 एटम है, बैलेंस तो है नहीं, इसका 3 नंबर यहाँ हमको डालना पड़ेगा। तो Fe का 3 है तो Fe यहाँ पर हमने 3 कर दिया। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कर दिया, Fe का यहाँ 3 नंबर कर दिया, 3 एटम था 3 एटम कर दिया, हीट किया और ट्रायल कर लिया कि 3 एटम है फिर 3 एटम है फिर। अब हम यहाँ ध्यान से देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ कितने एटम है? 4 एटम ऑक्सीजन है। यहाँ ऑक्सीजन का कितना एटम है? यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो ये बैलेंस नहीं है ना, ऑक्सीजन का यहाँ 1 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन का 4 एटम। तो कैसे बैलेंस कीजिएगा भाई, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितना है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन क्या है? 2 है, यानी हाइड्रोजन तो बैलेंस है, बस क्या बैलेंस नहीं है आपका? ये बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं। तो ऑक्सीजन का 4 एटम है तो यहाँ भी आप क्या लगा दीजिए? 4 लगा दीजिए। तो 4 ऑक्सीजन कर दिए, 4 ऑक्सीजन यहाँ भी है, और 3 Fe है तो 3 Fe यहाँ भी कर दिया। अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया ना, 4 तो नहीं के 8 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा ना। तो यहाँ भी हमने क्या कर दिया? 4 कर दिया। तो 4 हाइड्रोजन कर दिया तो 4 हाइड्रोजन से यहाँ बैलेंस हो गया। तो 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2O। देखिए इसमें कुछ हमने किया, सिर्फ नंबर ऑफ एटम देखा और नंबर ऑफ एटम के हिसाब से हीट किया और ट्रायल किया और फिर दोनों साइड इक्वल करके देखा कि क्या बैलेंस हो रहा है। तो बैलेंस हो रहा है तो यही हो गया बैलेंस। तो यही है हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड से। ये प्रैक्टिस से मजबूत होता जाएगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा। जब बैलेंस कर लीजिएगा तो ये 3 हटा के यहाँ लगा दीजिएगा, ठीक है। ये फिजिकल स्टेट लिखे हैं कि आयरन सॉलिड स्टेट में, वाटर लिक्विड स्टेट में, Fe3O4 सॉलिड स्टेट में है, हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में। यहाँ इसलिए स्मॉल g लिखे हैं, स्मॉल s लिखे हैं। बस इतना याद रखना कि बैलेंस करने के लिए जो भी संख्या लगाएंगे हम यहाँ लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? यहाँ पर लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। यानी कहने का मतलब कंपाउंड का फार्मूला हम चेंज नहीं करेंगे, कंपाउंड के आगे में संख्या लगा करके उसके नंबर को मल्टीपल, एक को 2, 3, 4 यहाँ हम आगे लगा सकते हैं, यहाँ नहीं लगा सकते, नीचे नहीं लगा सकते, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, कई बार ये एग्जामिनेशन में पूछ चुका है, कंपटीशन में भी पूछता है कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों है? क्यों हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं? क्यों इसी फॉर्म में क्यों नहीं लिखते? तो उसका बहुत एक सिंपल सा एक आंसर है, एक ही लाइन में आपको आंसर देना है, ज़्यादा नहीं देना है। ये तो हम आपको समझाने के लिए हमने इतना 2-3 लाइन लिख दिया है, लेकिन आंसर एक ही लाइन में है। क्यों हम बैलेंस करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के सिद्धांत को बैलेंस को ध्यान में रख के हम बैलेंस करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मैटर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। किसी रिएक्शन के दरमियान ना तो एटम नष्ट होता है ना तो नया एटम जन्म लेता है। तो फिर एटम दोनों साइड इक्वल होना चाहिए ना। मान लीजिए हम जैसे ये रिएक्शन लिखे हैं, अब यहाँ ध्यान से देखिए, Mg लिए, ऑक्सीजन लिए, अब बन गया MgO। भाई यहाँ मैग्नीशियम का 1 एटम है, मैग्नीशियम का 1 एटम, यहाँ ऑक्सीजन का 2 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम है। अब ये भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के सिद्धांत को पालन नहीं कर रहा है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है? मैटर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दरमियान ना तो कोई एटम बन रहा है ना तो कोई एटम नया नष्ट हो रहा है, सिर्फ रीअरेंजमेंट हो रहा है एटम का, आपस में कॉम्बिनेशन करके नया प्रोडक्ट बनाया है। तो बाकी इसका मतलब कि 2 ऑक्सीजन एटम से 1 ऑक्सीजन एटम कैसे हो गया? ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के सिद्धांत को डिस्ट्रॉय कर रहा है ना, कि 2 ऑक्सीजन एटम था, हम रिएक्शन से पहले लिए थे 2 एटम ऑक्सीजन और रिएक्शन के बाद 1 एटम ऑक्सीजन हो गया, तो गड़बड़ है ना। तो
तो इसका मतलब कि जितना एटम इधर लिया उतना ही एटम इधर होना चाहिए ना। तो इसी बात को समझाने के लिए हम लोग क्या किए, 2 एटम में ऑक्सीजन था तो 2 एटम इधर कर दिए, अब 2 एटम मैग्नीशियम था 2 एटम मैग्नीशियम इधर कर दिए। तो अब मैग्नीशियम भी 2 एटम हो गया, ऑक्सीजन भी 2 एटम हो गया, और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 एटम है। देखिए यहाँ ये जो 2 है, ये जो 2 है इसके लिए काम कर रहा है 2 ऑक्सीजन एटम, ये 2 मैग्नीशियम के लिए काम कर रहा है। यानी अब टोटल एटम्स रिएक्टेंट का टोटल एटम्स प्रोडक्ट का बराबर हो गया। तो यही कहता है कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बस इतना ही लिखना है, द केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के सिद्धांत को पालन करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, उसी को हमने एक लाइन में लिख दिया है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के दरमियान ना तो मैटर उत्पन्न होता है ना तो नष्ट होता है, इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ध्यान में रखते ही केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत होती है। यही आंसर लिखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सिद्धांत का पालन करते हैं। अब देखिए एक आया स्केलेटन इक्वेशन, हमने बताया था ना केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन को 2 तरह से लिखते हैं, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक स्केलेटन इक्वेशन। बैलेंस्ड का मतलब समझ गए ना, जो नंबर ऑफ एटम्स को बराबर करके दोनों साइड लिख देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें फिजिकल स्टेट भी दिखाते हैं। स्केलेटन इक्वेशन क्या है, आप बैलेंस मत कीजिए रिएक्शन को, कोई रिएक्शन लिख दीजिए कि हाँ ये सब्सटेंस इससे रिएक्ट किया, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, बनाया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ये रिएक्शन को हमने लिख दिया खाली। हम इसमें ये बता रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। इसको हम बैलेंस नहीं करेंगे, ना ही इसमें हम फिजिकल स्टेट भी दिखाएंगे कि मैग्नीशियम किस स्टेट में, ऑक्सीजन किस स्टेट में, मैग्नीशियम ऑक्साइड किस स्टेट में, ये भी नहीं दिखाएंगे। तो ये जो रिएक्शन लिखेंगे इसी को कहेंगे स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन का मतलब ढांचा, जैसे बॉडी का ढांचा होता है उसी तरह से रिएक्शन का ढांचा है। ये सिर्फ बता रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन करके MgO बना रहा है, ना तो इसमें फिजिकल स्टेट हम दिखा रहे हैं, ना तो हम इसमें हम एटम को बैलेंस कर रहे हैं, रिएक्टेंट के पहले, रिएक्शन से पहले का एटम और रिएक्शन के बाद का एटम को हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं। तो वही रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। स्केलेटन इक्वेशन सबसे हल्का है। द अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड स्केलेटन इक्वेशन। जो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है वही स्केलेटन रिएक्शन है। जैसे KClO3 पोटेशियम क्लोरेट है, ये इसको हीट करते हैं तो ये टूटता है। हीट यहाँ पर आपका एक कंडीशन के रूप में काम करेगा, लेकिन आप ये समझिए कि KClO3 को जब हम तोड़ते हैं तो KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन बनता है। अभी देखिए इसमें हमने एटम को बैलेंस नहीं किया, यहाँ ऑक्सीजन 2 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन 3 एटम है, बैलेंस नहीं किया ना, बैलेंस भी नहीं किया, ना तो हम इसका फिजिकल स्टेट दिखा रहे हैं KClO3 का, KCl का, O2 का, हम फिजिकल स्टेट भी नहीं दिखा रहे हैं। तो यह एक कैसा रिएक्शन है, तो फिजिकल स्टेट भी नहीं दिखा रहा है, ना तो एटम बैलेंस्ड है, तो यह एक प्रकार का ढांचा है रिएक्शन का, कि ये बता रहा है कि KClO3 पोटेशियम क्लोराइड टूट के पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन बनता है। तो यह रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, स्केलेटन इक्वेशन कहेंगे। वही लिखा हुआ है, द अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड स्केलेटन इक्वेशन। ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को स्केलेटन इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखिए, केमिकल रिएक्शन का टाइप्स चलेगा। केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं, तो मुख्य रूप से केमिकल रिएक्शन 5 तरह के होते हैं। अभी हम डिटेल में अध्ययन करेंगे तो फिर उसके अंदर भी प्रकार आएगा, लेकिन अभी उसके अंदर भी बहुत तरह के टाइप्स आएंगे। लेकिन अभी मुख्य रूप से ये जानिए कि केमिकल रिएक्शंस टोटल केमिस्ट्री जगत में कितने हैं। पूरे केमिस्ट्री जगत में केमिकल रिएक्शन 5 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं केमिकल रिएक्शन, 5 तरह के होते हैं। कौन कौन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और पांचवा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। यानी 5 तरह के केमिकल रिएक्शन पूरे केमिस्ट्री जगत में है। इसको आपको बारी बारी से सबको पढ़ना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। इतने ही तरह के केमिकल रिएक्शन पूरे केमिस्ट्री जगत में पढ़ना है। नाम याद कर लीजिएगा, अगले क्लास में हम सारे स्टूडेंट से पूछेंगे केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, सबको नाम याद होना चाहिए और बाकी ये सारा थ्योरी याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ वाचिंग करने के लिए आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी बहुत ध्यान से देखिए और आप सीखिए, और जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको भी सारे चीज़ को याद रखना है। हम 1 to 1 सब पूछेंगे। ठीक है भाई, इसमें कोई कंजूसी नहीं होगा, आपको बड़ा बनना है, इसलिए हम पूछेंगे जरूर। ठीक है, नमस्ते, थैंक यू।